नमस्कार छात्रों, आज आपको हिंदी व्याकरण पाठ 14 संधि और समास पढ़ना है। पहले संधि का अर्थ क्या होता है। तो बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता या मेल। दो वर्णों के मेल को हिंदी व्याकरण में संधि कहते हैं। विश्लेषण है, जब दो शब्द या पद अत्यंत निकट होते हैं तो उनके उच्चारण की दृष्टि से उन्हें सहजता प्रदान करने हेतु पहले शब्द के अंतिम अक्षर को तथा दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर को मिला दिया जाता है, जिससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे ये छात्रावास जो शब्द है, ये बना है छात्र धन आवास। दो शब्द इसमें हैं, पहला शब्द है छात्र, दूसरा शब्द है आवास। तो छात्र का छात्र त्र में लास्ट में अ छिपा है, तो इसका अ और ये आवास का आ दोनों मिला करके आ हो गया है। अ प्लस आ मिलकर आ होता है, इसलिए आ की मात्रा त्र पर लग गई तो छात्रावास हो गया। सेम उसी तरह से ये भी है पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। अब इसका डिफिनीशन है, परिभाषा है, दो वर्णों के परस्पर मिलने के परिणाम स्वरूप उनमें होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। परिभाषा, दो ध्वनियों या वर्णों के मेल से जो विकार दृष्टिगत होता है उसे संधि कहते हैं। कहने का मतलब दो वर्ण या तो दो अक्षर आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है, जो विकार दिखता है, उसको संधि कहते हैं। संधि विच्छेद। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि शब्द को तोड़कर अलग अलग पहले की तरह लिखने की क्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे धर्मात्मा, तो इसको लिखेंगे संधि विच्छेद करके धर्म प्लस आत्मा। विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। संधि के प्रकार, संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि दो स्वर वर्णों के, मतलब दो स्वर वर्ण रहेंगे, वो वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो स्वर संधि वो होती है जहाँ पर दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तित होता है, या तो जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत 11 स्वरों का वर्णन प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर गज है और इंद्र है, तो गज में लास्ट में अ है, छिपा हुआ है, और इंद्र अ और ई मिल करके ए होता है। वही यहाँ पर नीचे लिखा है अ प्लस ई, या तो अ धन ए, अ धन ई, ये अ है और ई है, तो दोनों मिलकर ए होगा। तो ए की मात्रा ज पर लग गई तो गजेंद्र हो गया। उसी तरह से महात्मा का तो महा प्लस आत्मा, तो महा में आ छिपा हुआ है और आत्मा में आ होता है, तो अ प्लस अ मिल करके आ होता है, तो महात्मा। ये क्या हो गया? महात्मा। ये स्वर संधि हो गई। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद बताए गए हैं। जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि,
अयादि संधि। अब आपको दीर्घ संधि पढ़ना है। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? जब स्वर वर्णों के अंतर्गत ह्रास्व या दीर्घ, ह्रास्व को लघु भी बोलते हैं, दीर्घ अ ई उ री, री के पश्चात ह्रास्व या दीर्घ अ ई उ री आदि आते हैं तो दोनों स्वर परस्पर मिलकर दीर्घ संधि का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है अ प्लस अ, मतलब दो शब्द हैं तो एक शब्द के लास्ट में अ रहेगा और दूसरे शब्द के शुरू में आ रहेगा, तो दोनों मिलकर के आ होगा। आ प्लस अ, ये भी मिलकर के आ होता है। जैसे उदाहरण में दिया है भाव धन अर्थ, तो भाव में व के बाद अ छिपा है और अर्थ, तो यहाँ भी अ है और ये अ, दोनों मिलकर क्या होगा? आ होगा। तो आ की मात्रा व पे लग जाएगी तो हो जाएगा भावार्थ। पुस्तक धनालय, पुस्तक तो क के आगे अ छिपा है और ये आ है, आलय में का आ, तो अ प्लस आ ये भी होता है, आ होता है तो आ की मात्रा क पर लग जाएगी तो पुस्तकालय। स्वधन अर्थ, स्व के आगे अ छिपा हुआ है और अर्थ, तो यहाँ का अ और ये अ दोनों मिलकर के आ हो गया तो आ की मात्रा वा पे लगेगी, व पे लग जाएगी तो स्वार्थ हो गया। इसी तरह से मत धन अनुसार, मतानुसार, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षार्थी। इधर है जैसे उ और उ, छोटा उ और छोटा उ मिल करके क्या होता है? बड़ा उ, और बड़ा उ रहे और छोटा उ रहे तो वो भी मिल करके क्या होता है? बड़ा उ होता है। मतलब दोनों परिस्थितियों में बड़ा उ ही होगा। जैसे भानु, ये छोटा उ है ना में उदय, तो भानुधन उदय, भानु उदय, ये न में बड़ा उ की मात्रा हो गई। जैसे ये है लघु धन उष्मा, तो ये भी क्या हो जाएगा? लघुष्मा, ल में बड़ा हो गया, घ में। सिंधु धन उर्मी, तो सिंधुर्मी, अब ध में बड़ा हो जाएगा। लघु धन उत्तर, लघु धन उत्तर, अब ये दोनों मिल करके ये उ और ये उ, ये बड़ा हो जाएगा तो लघुत्तर, घ में बड़ा की मात्रा हो गया यहाँ पे। भूधन उत्सर्ग, भूत्सर्ग। सुधन उक्ति, सुक्ति। ई, छोटी ई और बड़ी दोनों मिलकर के बड़ी होता है, या तो दोनों बड़ी ई रहेगा तो भी वो क्या होगा? बड़ी ई होगा। जैसे हरि धन ईस, तो हरि में र में छोटी ई की मात्रा है और ये ईस बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर के बड़ी ई होगा। तो बड़ी ई की मात्रा किस पे लगेगी? र पे, तो हरीश हो गया। गिरिधनिशा, तो ये भी बड़ी ई की मात्रा होगी तो गिरीश हो गया। कपि धनिश, तो दोनों मिलकर के प पे छोटी ई की मात्रा है और ईस बड़ी ई है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा प पे लग जाएगा तो कपीस। गुण संधि, जब अ आ के पश्चात ह्रास एवं दीर्घ स्वर इ उ री ली हो तो उनसे उत्पन्न होने वाले विकार को गुण संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस ई ये होता है, अ प्लस उ वो होता है, अ प्लस री और होता है, अ प्लस री अल होता है, आदि। अ प्लस ये तो अ और आ और उसके बाद क्या रहे? ई या तो ई, तो दोनों मिलकर क्या होगा? ए होगा। मतलब अ रहे और आ रहे, दोनों में से कोई रहे, और छोटी है तो बड़ी, कोई भी रहे तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे गज धन इंद्र, तो गज में अ है लास्ट में और ये इंद्र है छोटी, तो क्या हो जाएगा?
और छोटी ई मिल करके ये हो गया, तो एक ही मात्रा जब पर लग जाएगी तो गजेंद्र। नर धन इंद्र नरेंद्र, महाधनिश महेश, भारत धनिंदु भारतेंदु। आ धन री, मतलब और है या तो आ रहा है उसके बाद री रहे, री की मात्रा दोनों मिलकर के और होता है इसे महाधन ऋषि। तो महा में आ है और इधर ऋषि में री है, तो मिलकर के हो जाएगा महर्षि, और हो जाएगा तो महर्षि। महर्षि बोलने में और आ रहा है तो महर्षि। देव धन ऋषि देवर्षि, सप्त धन ऋषि सप्तऋषि। धन उ दोनों मिलकर ओ होता है, जैसे सूर्य धन उदय। सूर्य में लास्ट में यहाँ पे अ छिपा हुआ है, उदय में उ है, दोनों मिलकर ओ हो जाएगा, तो ओ की मात्रा य पर आ गई तो सूर्योदय। पर धन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव महोत्सव। अधन ली, तो ये होता अल होता है, जैसे तव धन लीकार, तो अल हो जाएगा तो तवलकार। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के अंतर्गत अ अथवा आ के पश्चात ए अथवा अ आए तो वह ए ओ अथवा औ आए तो औ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आ धन ए, ये क्या हो जाएगा अय होगा। अ धन ए, ये भी अय होगा। अ धन औ, ये औ होगा। आ धन औ, ये भी औ होगा। एक धन एक, तो क में अ आया है लास्ट में छिपा हुआ है, और एक दोनों मिलकर अय की मात्रा हो जाएगी, तो अय की मात्रा क पर लग जाएगा तो एकाएक। तथा धनैव तथैव, तदा धनैव तदैव। अ धन औ, दोनों मिलकर औ होगा। आ धन औ, ये भी औ होगा। तो महाधन ओज, तो महा का आ और ये ओज का ओ, दोनों मिलकर औ होगा, तो औ की मात्रा ह पे आ जाएगी, तो महौज। महाधन औषध महौषध, बंधन औषध बनौषध। यण संधि, जब ह्रास्व एवं दीर्घ इ उ रि री के पश्चात कोई असमान स्वर आता है, तब इ के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र तथा री के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे इ धन ए, दोनों मिल करके ये होगा, इसे प्रतिधन एक प्रत्येक। उ धन आ, ये मिल करके वाह होता है, इसे वधु धन आगमन। तो वधु में उ है और आगमन में आ है, तो दोनों मिल करके वाह होगा, तो वधु के बाद वाह आ जाएगा, तो ध आधा हो जाएगा यहाँ पे बद्धवागमन। वधु धनादेश बद्धवादेश। री धन आ, दोनों मिलकर रा होता है। पितृधन आज्ञा, तो पित्राज्ञा, पित्रा बोलने में रा आ रहा, वही पित्राज्ञा है। री धन उ रू, इ धन अ, दोनों मिल करके यह होता है, तो अति धन अधिक, अति में ई है और अधिक में अ है, तो दोनों मिल करके यह होगा, तो अत्याधिक, ये तो आधा हो जाएगा अत्यधिक। देवी धन अर्पण दिव्यार्पण। उ धन अ मिल करके वह होता है, तो ये होता है सुधन अच्छ स्वच्छ। अनुधन अय अनवय अन्वय। उ धन आ वाह होता है। सुधन आगत स्वागत। गुरु धन आदेश गुरुआदेश।
लृ धन आ दोनों मिल करके ला होगा, तो लृ धन आकृति लाकृति। अयाधि संधि, जब ए ऐ ओ औ स्वरों के पश्चात कोई अन्य स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे ए धन अ ऐ होगा तो से धन अन शयन, शयन में ऐ आया हुआ है, पढ़ने पर प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करने पे शयन में ऐ आ रहा है। ए धन अ ये भी क्या होता है, ऐ होता है। इसे ने धन अक नायक, ने धन अक क्या होगा, नायक। ओ धन औ, ओ धन अ औ होगा, इसे भो धन अन भवन। औ धन अ ये मिलकर के आव होगा, इसे पौ धन अक तो पावक। अब व्यंजन संधि, व्यंजन का व्यंजन से तथा व्यंजन का स्वर से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। परिभाषा, स्वर तथा व्यंजन अथवा व्यंजन तथा व्यंजन वर्णों के परस्पर मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि के कुछ प्रमुख सूत्र इस प्रकार हैं। जब किसी भी वर्ग के प्रथम व्यंजन क च ट त प के पश्चात ग घ ज झ ढ द ध ब भ म ब भ य र ल व ह या कोई स्वर आए तो क के स्थान पर ग, त के स्थान पर द, ट के स्थान पर ड तथा प के स्थान पर ब हो जाता है। जैसे यहाँ पर है क और धन अ, मतलब किसी अक्षर के, किसी शब्द के अंत में क रहे, क हलंत लगा रहा है और दूसरे शब्द के शुरू में अ रहे, तो दोनों मिलकर क्या होगा, ग होगा। जैसे दिक धन अंबर, तो दिक में क है हलंत लगा हुआ और इधर अ है, अंबर में अ है, तो दोनों मिलकर हो जाएगा ग हो जाएगा। तो वही ग कहाँ आएगा, दिक, दी के बाद दिगंबर, अंक की मात्रा ग हो जाएगी दिगंबर। वाक धनिस, तो वाक धनिस देखिए वाक धन ईस, तो वाक, तो क और ई है तो ग हो जाएगा, और क के आगे अ छिपा है और ई है तो दोनों मिलकर ये होता है, तो वही ग पर एक की मात्रा हो गया वागेश। जैसे त धन आ द होता है तो सत धन आचार, तो त हो जाएगा, त और अ मिलकर के द हो गया। यहाँ पर इसे लिखा है त धन अ, द हो जाएगा तो सदाचार। त धन अ ये भी द होता है, भगवत धन दर्शन, भगवत दर्शन। जैसे यहाँ पर लिखा है त धन ई, दोनों मिलकर क्या होता है, दी होता है। जैसे जगत, जगत में त लगा हलंत में और इधर बड़ी है, तो दोनों मिलकर दी होगा, तो जग, अब यहाँ पे द आ जाएगा, जगदीश्वर। जैसे जगत धनीश तो जगदीश, ये सब इसी तरह से नीचे का भी है। अगला नियम है, जब किसी वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है तो प्रथम व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ण का पांचवा अक्षर या तो पांचवा व्यंजन हो जाता है। जैसे क च ट त प ये वर्ग का नाम है, के स्थान पर अंग, त्रि, त्र है,
ड़ न म हो जाता है। जैसे त प्लस त धन न, ये क्या क्या ना, आधा न पूरा न हो जाएगा। जैसे जगत धन नाथ, जगन्नाथ। जैसे हलंत वाला न और ये पूरा न, ये मिल करके क्या होगा, आधा न होगा। तो आधा न त के जब आधा न हो जाएगा, न पहले से जो आ की मात्रा लगा हुआ यहाँ पे है वो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा जगन्नाथ। उत धन नत, तो ये त जो है हलंत वाला और ये न दोनों मिलकर क्या होगा, आधा न होगा तो उन्नत हो जाएगा। उत धन नीति, तो ये हलंत वाला त और ये न, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आधा न बनेगा और ये नति का जो न है ये रहेगा ही, तो इसको बोलेंगे उन्नति। वाक धनमय वांग्मय। अगला नियम है, जब किसी वर्ग के अंतर्गत त हलंत त या द के पश्चात ल शब्द आए तो वह ल में परिवर्तित हो जाता है। जैसे त प्लस ल, तो दोनों मिलकर हो जाएगा, ये जो हलंत वाला त है ये आधा ल हो जाएगा और ये ल पूरा ही रहेगा, तो तल ल हो गया क्या, ल। इसे तल धन लीन, तो तल्लीन। उत धन लास, तो जो उत में हलंत वाला त है ये आधा हो जाएगा ल, तो उल्लास। उत धन लेख, तो ये जो आधा त है हलंत लगा हुआ इसको आधा बोलते हैं, तो ये आधा ल बन जाएगा, तो उल्लेख। अगला नियम है, किसी भी वर्ग में म के पश्चात क से लेकर म तक आने वाले किसी भी व्यंजन में म के स्थान पर अगले व्यंजन का पांचवां वर्ण हो जाता है। जैसे म प्लस प, तो क्या हो जाएगा, आधा म, आधा म। इसे प के बाद पांचवा कौन सा होगा, प फ ब भ म, तो ये जो म हलंत लगा हुआ है इसका मतलब ये आधा म में हो गया। ये म है और म, तो ये भी आधा म हो जाएगा। ये म है और त है, तो म और त मिलकर क्या बनते हैं, न, तो म जो हलंत लगा हुआ है आधा न हो जाएगा। इसका उदाहरण दिया हुआ ये, इसे समधनपूर्ण, समपूर्ण, समधनमान सम्मान, ये म आधा हो जाएगा क्योंकि हलंत लगा हुआ है, अब पूरा म रहेगा इस ये वाला सम्मान का। समधनतोष संतोष। अब विसर्ग संधि, विसर्ग के स्थान, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के सम्मिलन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम इस प्रकार हैं। पहला है, यदि शब्दों में विसर्ग के पहले अ या किसी भी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें वर्ण या य व ह हो तो विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मन धन योग, मन धन योग, तो मन में विसर्ग के बाद य आया है तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, विसर्ग जो है ओ में चेंज हो जाएगा। तो यही मन के आगे अब विसर्ग नहीं लगा है, ओ की मात्रा लगी है, मनोयोग। तप धन वन, तो जो विसर्ग है उसके स्थान पर वो हो जाएगा, अब वो आया है तो तपोवन। जैसे यहाँ पर यश धन दा है, तो द आया हुआ है, और जब विसर्ग है तो विसर्ग को ओ में चेंज कर देंगे, मतलब ओ की मात्रा में बदल देंगे उसको, तो यशोदा। दूसरा नियम है, यदि विसर्ग के पश्चात त स आ जाए तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है। ये स हलंत लगा हुआ, इसका मतलब आधा स हो जाएगा वो, इसे नम धन ते, तो जो विसर्ग है आधा स में हो जाएगा, तो नम आधा स आते, नमस्ते। दुधन साहस, दुस्साहस। निर्धन सा
निस्सार। अगला है, यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत अ हो और विसर्ग के पश्चात क या प हो तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। मतलब विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन कब नहीं होगा, इसको एक बार और समझ लीजिए। जैसे यदि व्यंजन एवं स्वर शब्दों के अंतर्गत अ हो और विसर्ग के पश्चात, मतलब विसर्ग के बाद में क या प हो, मतलब विसर्ग के बाद में क या तो प हो, तो विसर्ग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे यहाँ पे प्रातः धन काल, तो प्रातः में जो विसर्ग है उसके बाद काल में क आया है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग को ओ में चेंज नहीं करेंगे, तो प्रातः काल होगा। अंतः धन कर्ण, अंतःकरण हो जाएगा ये। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले इ या उ हो और विसर्ग के पश्चात क ख ट ठ प फ आता है तो विसर्ग के स्थान पर स, जिसको मूर्धन्य स बोलते हैं, हो जाता है। जैसे निर्धन कपट निष्कपट। जैसे निष्कपट में नी में विसर्ग लगा है, तो विसर्ग से पहले छोटी आया है, ना पे छोटी की मात्रा, इसीलिए क्या हो गया है, विसर्ग जो है आधा मूर्धन्य स में चेंज हो गया है, इसको बोलते हैं निष्कपट। निर्धन पाप निष्पाप। दुधन कर्म दुष्कर्म, इधर ऊ भी आया है, यहाँ लिखा भी है, अगर ऊ हो विसर्ग से पहले ऊ हो तो विसर्ग किस में चेंज हो जाएगा, स में, मूर्धन्य स, इसमें चेंज हो जाएगा। दुधन परिणाम दुष्परिणाम। अब आपको समास के बारे में पढ़ना है। तो समास शब्दों के कारक चिन्हों को हटाकर दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे टिकट के लिए खिड़की, तो इसमें के लिए हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टिकट खिड़की। रसोई के लिए घर, तो के लिए हटा देंगे, कारक चिन्ह ये, तो हो जाएगा रसोई। इसी तरह से और भी है। परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के शब्दों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। परिभाषा दो या दो से अधिक संबंधित शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे माता पिता, ये दोनों आपस में माता और पिता ये संबंधित शब्द हैं, तो माता पिता हो गया। जैसे 10 हैं शीश जिसके, तो इसमें 1 2 3 4 शब्द मिले हैं, तो सबके लिए एक शब्द है दशानन। अगला है राजा का पुत्र, तो हो जाएगा राजपुत्र। नील है कंठ जिसका, अर्थात शंकर। इसमें भी 1 2 3 4 शब्दों को मिला करके इसको एक शब्द दिया गया है शंकर। मतलब नीला है कंठ जिसका, अर्थात भगवान शंकर। इन चित्रों में तुमने देखा कि माता और पिता, इसके बाद 10 हैं शीश जिसके, राजा का पुत्र। नील है कंठ जिसका, आदि शब्दों में यदि कारक चिन्हों को हटाकर जोड़ा जाए तो शब्द होंगे। वही आपको फिर से बता रहा है, माता पिता, दशानन बनेगा, राजपुत्र बनेगा, नीलकंठ या तो शंकर बनेगा। नीलकंठ बनेगा, नीला कंठ जिसका अर्थ था नीलकंठ, उसको नाम दिया गया है शंकर। समास के भेद, समास के निम्नलिखित 6 भेद बताए गए हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास,
चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठवां बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो जिन समासिक पद में प्रथम पद अव्यय हो, अव्यय का मतलब प्रधान हो, मतलब पहला पद प्रधान हो, तथा अन्य पद क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, और दूसरा जो पद होता है अगला वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे यहाँ पर समस्त पद दिया है, यहाँ पर समास विग्रह करके दिया है, इसे आमरण, मृत्यु होने तक, वाकायदा, कायदे के अनुसार, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, निसंकोच, बिना संकोच के। तत्पुरुष समास, जिन पदों में प्रथम पद गौण या संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, इसके साथ ही समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजाज्ञा, राजा की आज्ञा, सर्वप्रिय, सबका प्रिय, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, घर में प्रवेश अथवा गृह में प्रवेश। जैसे यहाँ पर दिया है राजाज्ञा, तो राजा क्या है? ये संज्ञा के रूप में आया है, मुख्य उसका मेन शब्द है राजाज्ञा, मतलब राजा की आज्ञा। तो राजा जो है संज्ञा के रूप में है, मेन है आज्ञा, मतलब मेन शब्द इसमें प्रमुख शब्द आज्ञा है, मतलब राजा की आज्ञा। सर्वप्रिय, सर्व मतलब सबका, प्रिय तो सबका प्रिय, तो मेन शब्द इसमें क्या है? प्रिय। इसीलिए लिखा है जिन शब्दों में प्रथम पद गौण या तो संज्ञा तथा द्वितीय पद प्रधान होता है, इसके साथ ही समस्त पद में कारक चिन्ह का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में प्रथम पद विशेषण, जिस समास में प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय विशेष से होता है, मतलब दूसरा पद उसमें विशेष से होता है, अथवा प्रथम पद उपमान एवं द्वितीय पद उपमेय होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर समस्त पद दिया है, यहाँ पर समास विग्रह करके दिखाया है। इसमें एक बात समझ लीजिए, विशेषण वह शब्द होता है जो किसी शब्द की विशेषता बतलाता है। विशेष से क्या होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाती है उसको विशेष से कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है महात्मा, तो महान आत्मा, महान जो है विशेषण है और आत्मा की विशेषता बता रहा है जो कि विशेष से है, तो आत्मा विशेष से हो गया और महान विशेषण हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो नीला विशेषण हो गया और कंठ यहाँ पे विशेष से हो गया। मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग के समान नयन मतलब विशेषण बताया जा रहा है और नयन क्या है? विशेष से हो गया। पीताम्बर, पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र, तो पीला क्या हो गया? विशेषण हो गया, अंबर विशेष से हो गया। जैसे यहाँ है चरण कमल, तो कमल के समान चरण, मतलब कमल क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है, किसकी? चरण की। पुरुषोत्तम, उत्तम है जो पुरुष, उत्तम विशेषण है और पुरुष विशेष से है। द्विगु समास, जिस पद का पूर्व समासिक पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिरंगा, 3 रंगों वाला, पंचवटी, 5 वटों का समूह, नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। द्वंद्व समास, इन समासों में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में
और शब्द का लोप होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है, समास विग्रह है, रात दिन, रात और दिन और शब्द इसमें क्या है, लोप किया गया है। माता पिता, माता और पिता, सुख दुख, सुख और दुख, राजा रंक, राजा और रंक। बहुब्रीहि समास, जिस समासिक या तो जिस समास में दोनों पद गौण होते हैं तथा समस्त पद किसी अन्य या विशिष्ट अर्थ को प्रकट करता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे चंद्रशेखर, तो चंद्र है जिसके शिखर। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर जो दिया है चंद्र है जिसके शिखर अर्थात शिव जी। पंकज, पंक मतलब होता है कीचड़ में पैदा होने वाला अर्थात कमल। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले अर्थात भगवान विष्णु। समास का महत्व, समास बनाने हेतु परसर्गों तथा विभक्ति चिन्हों का लोप होता है जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पदों के स्थान पर छोटे छोटे पद बन जाते हैं और भाषा में भी सरलता, स्पष्टता और मार्मिकता व्याप्त हो जाती है।